नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है बुढ़ापे में अकेलेपन का दर्द। आज रमा बहुत बेचैन दिख रही थी। कृष्णकांत जी आज उन्हें पार्क में नहीं दिखे। वह इस समय तक बिना नागा किए आते थे, पर वह आज अभी तक नहीं आए। कहीं कुछ नहीं, वह तो कल भले चंगे दिख रहे थे। आज वो उनके लिए गाजर का हलवा भी तो बना कर लाई थी। कल ही तो कह रहे थे उन्हें गाजर का हलवा बहुत पसंद है, पर डॉक्टर ने मीठा और बाहर का खाने से मना किया है। तो रमा ने उनके लिए शुगर फ्री से हलवा बनाया था। सोचा था उन्हें सरप्राइज कर देगी, पर वह तो आज खुद ही सरप्राइज हो गई। मन में हजारों ख्याल भी आने लगे। फ़ोन नंबर भी नहीं लिया। कहीं वॉक करती, पर निगाहें कृष्णकांत जी को ही खोजती। इस विशाल शहर में उन्हीं से तो अपनापन मिला था, वरना वह निराशा के गर्त में चली जा रही थी। रमा याद करने लगी जब वह पहली बार दिल्ली आई थी। बड़ा बेटा उसे जबरदस्ती शहर ले आया था। वह प्राइमरी स्कूल की टीचर थी। रिटायरमेंट हुआ तो घर काटने को दौड़ने लगा। पति तो 5 साल पहले ही किडनी की वजह से चल बसे थे। वह तो बस दीवारों से बात करती। बड़ा बेटा उन्हें अपने साथ ले आया, पर वह यहाँ भी क्या करें। बेटा 9 बजे बैंक चला जाता है और बहू भी 10 बजे चली जाती है। रह जाती रमा जी और उसकी 7 साल की बेटी, जो लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं जा रही थी। बस उसी के साथ बतियाती या फिर पार्क में आ जाते दोनों। एक दिन पार्क में बैठी अपने अतीत के पन्ने खोल रही थी। संघर्ष के दिनों में भी वो अकेली ना थी। बेटों की जिम्मेदारी थी उन पर वो टूटी नहीं। दोनों को पढ़ा लिखा कर सरकारी नौकरी में लगा दिया। एक बैंक में काम करता था और एक कॉलेज में प्रोफेसर बन गया था। दोनों बच्चों के शादी ब्याह से वह निपट चुकी थी। अपनी छोटी सी नौकरी से वह बचा रही थी और खा रही थी, पर अब तो नौकरी भी नहीं रही जिसके सहारे वह जी रही थी। इसलिए बड़ा बेटा अरुण उन्हें अपने साथ ले आया। अपने अतीत में उलझी पार्क में बैठी थी कि तभी एक आवाज़ कानों में पड़ी, चलती रहिए, चलने का नाम ही जिंदगी है। इस अनजान शहर में पहली बार कोई उनसे बोला था, वरना यहाँ तो गाड़ियों का शोर ही बोलता है। उन्होंने अपना परिचय पास वाली बेंच पर बैठते हुए दिया। मेरा नाम कृष्णकांत है, यहीं पास में रहता हूँ। रमा न चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। अपनी पानी की बोतल खोलते हुए बोले, आप बहुत परेशान लग रही थी। अरे जो हुआ उसे जाने दीजिए, आगे बढ़िए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इतना कहते हुए पानी पी, बोतल रख, फिर चल दिए। रमा उनको जाते हुए देखती रही और मन ही मन बड़बड़ाती रही कि हाँ, जिंदगी में सब खुशियाँ हो तो जिंदगी खूबसूरत ही लगेगी। इन्हें क्या पता कि हम पर क्या बीती है। चले आए ज्ञान देने। अब यह रोज का नियम हो गया। रमा पार्क में जाती और कृष्णकांत जी को अपने से पहले पाती। वह मुस्कुरा कर हाथ हिलाते, पर रमा सिर्फ मुस्कुरा देती। धीरे धीरे दोनों हाय हेलो कर लेते। एक दिन कृष्णकांत जी पूछ बैठे, कहीं बाहर से आई हो, आपको पहले तो कभी नहीं देखा। रमा जल्दी किसी को अपने बारे में नहीं बताती, तो बस मुस्कुरा कर बोली, पास में ही मेरा बेटा रहता है, उसी के पास आई हूँ। वह बात पूरी भी नहीं कर पाई कि कृष्णकांत जी बोले, स्वागत है दिल्ली शहर में। दिल्ली तो दिल वालों की है। रमा जी उन्हें देखती रह गई। इस उम्र में इतनी जिंदा दिली। एक वह देखो, हमेशा बुझी बुझी रहती हैं। पार्क में बुजुर्गों का एक ग्रुप बना था, जहां सब एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते। कभी बॉल से खेलते तो कभी अंताक्षरी, कभी किसी का जन्मदिन मनाते तो कभी न्यू ईयर। रमा जी को भी उस ग्रुप में कृष्णकांत जी ने शामिल कर लिया। इस ग्रुप में अधिकांश ने अपना जीवन साथी खो दिया था या किसी बीमारी से पीड़ित थे। सब एक जैसे थे, ना कोई अमीर ना गरीब। सब शुगर बीपी जोड़ों के दर्द से जूझ रहे थे। रमा को उस ग्रुप में शामिल होकर बड़ा सुकून मिल रहा था। अपना दुख उसे अब बहुत कम लगने लगा था। वो देखकर आश्चर्यचकित होती कि जिंदगी की अंतिम बेला में भी सभी कितने ऊर्जावान थे। उनकी ऊर्जा देख रमा ने भी अपनी उदासी का चोला उतार फेंका। अब वह सुबह का इंतजार करने लगी। एक दिन मिसेस कुलकर्णी का जन्मदिन था। सब लोग कुछ ना कुछ बनाकर लाने वाले थे। रमा ने सोचा क्या बनाए। पाक कला में तो वह बहुत ही निपुण थी, पर यहाँ तो दिल्ली वाले हैं। यहाँ लोगों को उसकी बनाई चीज़ें पसंद भी आएंगी या नहीं। फिर भी उसने बड़े प्रयास से अलसी के लड्डू बनाए, जो सर्दियों में फ़ायदेमंद व घुटनों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। रमा डब्बा संकोच के साथ घर से ले तो आई। सब अपना अपना खाना खिला रहे थे। कोई पोहा तो कोई ढोकला तो कोई रसगुल्ला लाया था। कृष्णकांत जी ने रमा का डब्बा छुपाते हुए देख लिया।
झट से छीन लिया और उनके लड्डू सबको खुश कर गए। बचे हुए लड्डू कृष्णकांत जी अपने घर ले गए और कई दिनों तक उसकी तारीफ करते रहे। रमा की जिंदगी बदलने लगी। बेटा बहू भी खुश थे कि माँ का मन लग रहा है। कल की ही तो बात थी, कृष्णकांत जी ने बताया कि उनका बीपी बहुत बढ़ जाता है, इसलिए डॉक्टर ने उनको नमक और चीनी कम लेने को बोला है। साथ ही शुगर भी बॉर्डर पर है। पर सर्दियां हो और गाजर का हलवा ना हो, पर मीठा नहीं खा सकता हूँ, ना बाहर का, और मुझे ना बनाना ही आता है। रमा बोली, आपकी पत्नी या बहू? कृष्णकांत जी मुस्कुरा दिए और बोले, रमा जी बहुत लंबी कहानी है, आराम से किसी दिन, पर आज नहीं। उनको अपनी आंखों के कोरों को पोंछते हुए रमा ने देख लिया था और उसी वक्त सोचा था कि वह कृष्णकांत जी के लिए कल गाजर का हलवा बनाकर लाएंगी, पर आज तो पार्क में आए ही नहीं। वो अतीत से वर्तमान में लौट आई, पर वो ना आए। सब दिखे पर किससे पूछे। फिर हिम्मत कर खुराना जी के पास गई और बोली, आज कृष्णकांत जी नहीं आए। सब एक साथ चौंके। हाँ, आज कृष्णकांत आया तो नहीं? रमा ने कहा, कोई फ़ोन करके पूछ लो, वह ठीक तो हैं। खुराना जी ने कई बार फ़ोन ट्राई किया पर फ़ोन उठा नहीं। रमा को कृष्णकांत जी की चिंता होने लगी। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा उनके सामने आ रहा था। वह घर जाने को उठी पर उनके कदम उस ओर मुड़ गए जहां कृष्णकांत जी ने इशारा करके कहा था कि पास के फ्लैट में रहता हूं। पर कौन सा फ्लैट? रमा ने देखा आसपास तो सब ऊंची ऊंची इमारतें बनी थी। वह बड़े असमंजस में थी कि क्या करें। फ़ोन नंबर भी तो नहीं था और पता भी नहीं। इन ऊंची ऊंची इमारतों में कृष्णकांत जी को कैसे खोजें? कभी डब्बे को देखती तो कभी ऊंची इमारतों को। घर वापस जाने के अलावा उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। पर तभी गार्ड की बातें सुन वो किसी डिलीवरी बॉय से कह रहा था किस नंबर में जाना है, तो वह बोला 502C में कृष्णकांत खुराना के घर। उल्टे पाँव रमा वापस लौट आई और गार्ड से कहा कि उसे भी 502C में ही जाना है। गार्ड ने रजिस्टर पर नाम एड्रेस लिखवा दिया। वह धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ बढ़ी। डिलीवरी बॉय से पूछा तो उसने बताया कि उनकी दवाइयाँ लेकर आया हूँ। तो कृष्णकांत जी सच में बीमार हैं। उनकी चिंता और बढ़ने लगी। पर किसी अजनबी के घर जाना उसे ठीक नहीं लगा। पर अब तो आ ही चुकी थी। 502C के बाहर डिलीवरी बॉय ने बेल बजाई पर दरवाज़ा न खुला। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा कृष्णकांत जी ने ही खोला। सामने रमा को देखकर चौंक गए। आप? उसने उसे अंदर बुलाया। घर में कोई नहीं था। आप अचानक? रमा असहज होकर बोली। वो गाजर का हलवा और डब्बा उसने टेबल पर रख दिया। कृष्णकांत जी बोले, दरअसल कल रात को ही फीवर हो गया था, बीपी भी बढ़ गया था, सोचा सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। सकुचाते हुए रमा ने उनको छू कर देखा तो उनका बदन बुरी तरह तप रहा था। वो परेशान होकर बोली, आपको तो बहुत तेज बुखार है, घर पर कोई नहीं है? तो वह बोले, दरअसल मैं अकेला ही रहता हूँ। रमा के बहुत जोर देने पर टैक्सी कर वह उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। अपने बेटे को भी फ़ोन करके बता दिया। पहले तो बेटे को बड़ा अटपटा लगा कि माँ ऐसे किसी को, फिर सोचा बूढ़ी हैं, थोड़ा मन ही लगा रहेगा। डॉक्टर ने कृष्णकांत को 5 दिनों की दवाई दी और हल्का खाना खाने की सलाह दी। बीपी की गोली भी बढ़ा दी। साथ ही हर घंटे बुखार मॉनिटर करने को कहा और बुखार ना उतरने पर कोरोना का टेस्ट और भी करने को बोला। कृष्णकांत जी रमा जी से बोले, आप मेरी वजह से? रमा बोली, आपने ही मुझे हंसना सिखाया और अब आप? अरे ऐसे कैसे आपको छोड़ दूं? वह उन्हें उनके घर पर ले गई। पर समस्या यह थी कि उनकी देखभाल कैसे की जाए और खाने पीने की भी समस्या थी। रमा करीब 1 घंटे वहाँ रही। कृष्णकांत जी को कुछ अच्छा महसूस होने लगा तो वो अपने घर चली गई। घर पर आकर उन्हें बड़ी बेचैनी हुई। इतना खुशमिजाज इंसान और निपट अकेला, और आज जब वो बीमार है तो कोई नहीं उसके पास। वो क्या खाएगा? क्या इतनी बड़ी दुनिया में कोई नहीं है? वह तो खुद को ही दुनिया की सबसे बड़ी दुखियारी समझती थी। पर कृष्णकांत जी? आज दोपहर उन्होंने खिचड़ी बनाई और काम वाली के हाथों कृष्णकांत जी के घर भिजवा दिया। अब तो वह फ़ोन पर उनका हालचाल पूछती रहती, दवाई की हिदायत भी देती रहती। बेटे बहू के जाने के बाद कृष्णकांत जी के घर हल्का भोजन भिजवा देती। रमा जी की देखभाल रंग लाई और कृष्णकांत जी नॉर्मल हो गए। 5 दिन का समय भी निकल गया। थोड़ी कमजोरी थी पर उन्हें पार्क में देख सबके चेहरे खिल गए। रमा ने भी गहरी सांस ली। अब तो रोज ही दोनों एक दूसरे को तलाशते। एक दिन रमा पूछी बैठी, आप अकेले कैसे? कृष्णकांत जी आज टाल नहीं पाए।
फिर कृष्णकांत जी जिन अतीत के पन्नों को समेट कर रख चुके थे, रमा जी के आग्रह की आंधी आकर उनको उखाड़ने लगी। 50 साल पहले को याद कर वो मुस्कुरा पड़े। कैसे वह तलवार ले घोड़े पर सवार हो अपनी दुल्हनिया लाए थे, जिसे शादी के मंडप में ही पहली बार देखा था और देखते ही रह गए थे। रसोई में चूहों के साथ सोना, नदिया के पार सिनेमा देखना, पत्नी का उनके सामने भी घूंघट काटना, वह सब याद करते करते वो मुस्कुराते जाते। पर अचानक उनके चेहरे की हंसी कहीं खो गई। शादी के 7 साल तक कोई बच्चा न हुआ। उस समय तो बच्चे भी भगवान की नेमत माने जाते थे। फिर भी कृष्णकांत जी ने सहारा कर दोनों का इलाज करवाया। थोड़ा वक्त तो लगा पर खुशखबरी आई। पिता बनने वाले थे वो, दोनों फूले न समाते। पर शायद खुशियाँ चंद दिनों की ही मेहमान थी। बच्चे का जन्म गांव में ही करवा दिया, जिससे सही से टाँके ना लगने से उनकी पत्नी के बच्चादानी में जख्म हो गया और 3 साल तक वह बिस्तर में ही रही और फिर चल बसी। कृष्णकांत जी के दिल के सालों का तूफान आज बह जाने को तैयार था। रमा बोली, और बेटा? कृष्णकांत जी बोले, आज आप मेरी सारी कुंडली निकलवा ही लोगी। बेटा शिकागो में है, उसके भी एक बेटी है। मैंने दूसरी शादी नहीं की। पत्नी को वचन जो दिया था कि वह बेटे के लिए सौतेली माँ नहीं लाएंगे। माँ बाप बहन सारे रिश्ते उसके साथ मैंने ही निभाए, पर आज बेटा मुझे भूलकर सारे रिश्ते निभा रहा है। रमा ने उन्हें और न छेड़ा। सवाल तो उसके पास बहुत थे, पर आज उसने कृष्णकांत जी को काफ़ी दुखी कर दिया था। उसके हाथ पर हाथ रखकर रमा ने कहा, हिम्मत रखिए कृष्णकांत जी। दोनों अपनी अपनी अधूरी जिंदगी जी रहे थे, पर अब उनको सुख दुख बांटने वाले दोस्त मिल गए थे जो उनके पलों में रंग भर रहे थे। रमा अब खुश रहने लगी। उसने एक दिन अपने को आईने में देखा तो महसूस किया कि वह इतनी भी बूढ़ी नहीं हो गई हैं। उन्हें भी सजने संवरने का अधिकार है। वह बाजार से हेयर कलर ले आई और बालों को कलर कर लिया। साड़ी भी करीने से पहनने लगी। सुबह पार्क जा रही थी तो उनकी बहू की नज़र उन पर पड़ी। देखकर चकित रह गई कि माँ जी को यह क्या बचपना सूझा, यह कोई उम्र है सजने संवरने की। उसने अपने पति अरुण को बुलाकर कहा, माँ जी को तो देखो ज़रा। बेटे ने जब माँ को देखा तो उसके पहले तो हंसी छूट गई, फिर बोला, माँ ये सब क्या है? रमा को लगा कि जैसे उसने कोई बड़ा गुनाह कर लिया हो। बोली, बेटा बस ऐसे ही। बहू बोली, माँ जी हर उम्र का अपना पहनावा होता है और वैसे भी पापा तो है नहीं। फिर रमा को बहू की बात कांच की तरह चुभ गई। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पार्क जाने का मन ही न हुआ। उसकी आंखें गीली होती रहीं। ऐसा कौन सा गुनाह उसने कर लिया था? इतनी पढ़ी लिखी बहू के ऐसे विचार, उसे आश्चर्य हुआ। उसने तो बहू को कोई रोक टोक नहीं लगाई थी। क्या पहनती है, खाती है, देर रात पार्टी से आती है और देर सुबह तक सोती रहना, पर उसने तो कभी नहीं रोका टोका। सोचती रही कि आजकल की मांग है, बड़े शहरों का यही रहन सहन है। पर आज उसने बाल क्या रंगे, बहू ने उसके चरित्र का ही खंडन कर दिया। अब वह समझाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए। रमा जी का मन बहुत व्यथित हो उठा। उसे आज अपने पति की बहुत याद आई। जब वह भर भर के चूड़ियाँ पहनती थी, माथे पर बड़ी लाल बिंदी लगाती थी, वह हमेशा कहते थे, तू तो मेरी मधुबाला हो और मैं तुम्हारा दिलीप कुमार। रमा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। दोपहर भी वह कमरे से नहीं निकली, ना ही खाना खाया। शाम के समय कृष्णकांत जी का फोन आया। रमा जी आप आज आई नहीं, स्वास्थ्य तो ठीक है ना? रमा कुछ नहीं बोल पाई। कृष्णकांत जी रमा की चुप्पी पढ़ चुके थे। बोले, रमा जी आदत डाल लीजिए या फिर मेरे तरह अकेले रहिए। आपने पूछा था ना कि अकेले रहने की वजह, यही है वो वजह। अकेला रहता हूँ, पर रहता तो अपनी मर्जी से हूँ। जो खाना पीना कोई रोक टोक तो नहीं है। आज हम बच्चों पर अंकुश नहीं लगाते, बच्चे हम पर अंकुश लगाने लगे हैं। 2 महीने शिकागो में बेटे के पास कैसे बीता मैं ही जानता हूँ। बस मेरे वजह से मेरे बेटे बहू आपस में झगड़ा कर बैठते और आखिर मैंने फैसला ले लिया, अब और नहीं। रमा जी ने फ़ोन रख दिया। कृष्णकांत जी की बात उन्हें समझ में आ रही थी। पूरे जोश के साथ बाहर निकली, अपना खाना गर्म कर खाया। रात गए जब बेटा बहू आए तो उसने नॉर्मल रहना ठीक समझा। रात के लिए उसने अपने लिए 2 गाउन भी खरीद लिए। बहू बोलने को हुई तो उसने हाथ के इशारे से कह दिया, बेटा मैं तुम्हें पूरी आज़ादी देती हूँ, पर तुम मेरी आज़ादी तो तय मत करो। बहू चुप हो गई। रमा का विश्वास वापस आ गया।
अगली सुबह वह पार्क में गई तो कृष्णकांत जी को देख मुस्कुरा दी। फिर दोनों अपनी अपनी आप बीती सुनाते रहे। रमा अब अपने लिए जीने लगी। पेंशन का अच्छा खासा पैसा आता था। पहले वह बच्चों को ही दे देती थी, पर अब उन्होंने अपने लिए जीना सीख लिया। पार्क में उनकी कुछ सहेलियां भी बन गई थी, उनके साथ खरीदारी भी कर लाती, पर उनकी बहू को रमा की आजादी रास नहीं आ रही थी। वह अपने पति के कान भरने लगी। माँ को देखो कितना फालतू खर्चा करती हैं, कभी नई साड़ी तो कभी जगराता तो कभी जन्मदिन, कहाँ कहाँ क्या क्या कर रही हैं, तुम्हें कुछ पता भी है? उनके आने से वैसे भी इतना खर्चा बढ़ गया है, अब यह सब भी। बहू ने बेटे को एक प्लान समझाया। बेटा पहले तो सुनता रहा, फिर आखिरकार एक दिन माँ को बोल ही पड़ा, माँ हम बड़ा फ्लैट लेने की सोच रहे हैं, आपकी सेविंग से भी कुछ मदद हो जाती। रमा उसका मुंह देखती रह गई। दोनों मियाँ बीवी अच्छा खासा कमाते हैं और नजरें उसकी पेंशन पर। रमा को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी जन्मी हुई संतानें उसे छल रही हैं। उसने दोनों पुत्रों से कभी उनकी कमाई का हिसाब किताब न मांगा था। वह सब खर्चा खुद ही करती, यहाँ तक कि पति की बरसी पर उसने ब्राह्मण भोज खुद के पैसों से करवाया था। उसके पास कौन सी जमा पूंजी थी जिस पर बेटे के निकाह अटकी हुई थी? पेंशन से गुजर बसर हो जाती है। वैसे तो वह दोनों बच्चों के जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह, कुछ न कुछ सबको दिला ही देती थी। इसी को जिंदगी मान जी रही थी। उसके खुद खुश रहने का अधिकार तो शायद पति के जाने के साथ ही खत्म हो गया था। रमा की चुप्पी से बेटा वहाँ से चला गया। रमा की खामोशी को उसने इनकार समझ लिया। इस बात को कई दिन भी गुजर गए। आस पार्क में जब वह पहुंची तो देख हैरान रह गई। सब उसका इंतजार कर रहे थे। हैप्पी बर्थडे टू यू से वातावरण गूंज उठा। उसे तो खुद को याद नहीं था कि आज उसका जन्मदिन है, पर इन सबको कैसे? केक कटा और फोटो निकले। सब ने मिलकर रमा जी को गर्म शॉल भी उपहार में दे दिया। रमा जी ऊपर से शर्मा रही थी पर अंदर से खुश थी। कृष्णकांत जी ने उनके हाथ पर गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा रखी और कहा, इसे हमेशा साथ रखिए, कठिन समय में हिम्मत देगी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। आप सबको सब एक साथ बोले। आप तो छुपाने के मूड में थी। कृष्णकांत जी ने ही प्लान बनाया। वह उनका चेहरा देखने लगी तो वो मुस्कुरा कर बोले, डिजिटल मीडिया का कमाल है मैम। ओह अच्छा, उसने फेसबुक पर अपनी डिटेल्स डाल रखी है। कृष्णकांत जी के कहने पर ही तो उसने फेसबुक ज्वाइन किया था। आज समोसा पार्टी चल रही थी, कोई चाय बना लाता था तो कोई पकौड़े। खुशी खुशी वह घर की तरफ मुड़ी। उनके दोनों बच्चों तक को उनका जन्मदिन याद नहीं था। बहुओं से उम्मीद भी क्या करें। वह बार बार उस साल पर हाथ घुमाती। बरसों बाद किसी ने उन्हें उपहार दिया था। गणेश जी की प्रतिमा उन्होंने सामने मेज पर रख दी। उन्हें सच में लगता कि सामने कृष्णकांत जी खड़े हो उन्हें देख रहे हैं। रात ढले जब बेटे बहू आए तो उन्हें लगा कि कोई तो उन्हें जन्मदिन की बधाई देगा, पर उसकी कल्पना ही रही। अगले दिन सुबह बहू की नज़र उस साल पर पड़ी तो बोली, माँ बड़ा खूबसूरत है, कहाँ से लिया? वह कुछ बोलती इससे पहले ही बोली, मैं ले लूँ, मुझे बहुत पसंद आया है। वह उसका मुंह देखती रह गई, पर गणेश जी की प्रतिमा की तरफ देखा और बोली, नहीं बहू, यह मेरे जन्मदिन पर मेरे दोस्तों ने मुझे दिया है। यह अनमोल है मेरे लिए, इसे नहीं। बहू उनका मुंह देखती रह गई। जन्मदिन कब? तो रमा हिम्मत कर बोली, कल मेरा जन्मदिन था। तो बहू ने बेटे की तरफ देखा तो उसका सिर शर्म से झुक गया। माँ के पास आकर बोला, सॉरी माँ, आप कभी मनाते ही नहीं। रमा जी बोली, मनाया तो कल भी नहीं था, पर बस उन्होंने पता कर लिया और मना दिया। तुम्हारी माँ का जन्मदिन पहली बार। बेटा चला गया और रमा के पास प्रश्न छोड़ गया, अपनों को भी अपनी अहमियत समझानी पड़ती है क्या? रमा के जिंदगी के पन्ने एक एक कर फड़फड़ा कर उड़ने लगे। बच्चों के जन्मदिन के एक हफ्ते पहले से वह उत्साहित हो जाती थी। सब कुछ चुनकर उनकी पसंद का सामान लाती और पूरा दिन उनकी पसंद का बनाती। सब याद करते करते उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। पर आज उनका जन्मदिन किसी को याद नहीं। पर गलती उनकी भी कहाँ है? वह खुद ही कभी अपने लिए नहीं जी, बस मशीन बनी रही। पर अब और नहीं, सांझ बेला आ चुकी है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। 65 साल की हो गई हैं, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। जाने से पहले वह खुद के लिए जीना चाहती थी, जो उन्हें अच्छा लगे वह करना चाहती थी। कृष्णकांत जी की बातें उनके दिमाग पर असर डालने लगी थी। अब रमा खुश रहने लगी थी। उसने बहू और बेटे से मोह करना छोड़ दिया। वह अपने में मस्त रहने लगी।
अपने काम से काम रखने लगी। रमा को खुद एहसास हुआ कि वह खुद को हल्का महसूस करती हैं, पर बहू को रमा में यह परिवर्तन रास नहीं आया और सहसा विश्वास ही ना हो रहा था कि हमेशा गुमसुम रहने वाली माँ जी में यह परिवर्तन कैसे हुआ। अब उसकी निगाहें रमा पर ही रहती। ऐसे ही एक दिन जब रमा नहाने गई तो उनकी बहू उनके कमरे में आ गई और उनका फ़ोन चेक करने लगी। वह देखकर दंग रह गई। माँ जी अब फेसबुक व्हाट्सएप पर हैं और ढेरों मैसेज करती हैं। उसने अपने पति को बढ़ा चढ़ाकर कहानी सुना दी। कृष्णकांत जी के मैसेज भी दिखा दिए जो सुप्रभात शुभ रात्रि दोनों करते थे। बेटे को भी माँ में खोट नजर आने लगा। रमा नहाकर निकल ही रही थी तो दोनों उस पर बरस पड़े। माँ ये क्या है? वह दोनों से कुछ कहती, उन्हें कुछ समझा पाती उससे पहले ही उनका पैर फिसल गया और सर वाश बेसिन में टकरा गया। बाथरूम में खून की धार बह निकली। बहू बोली, अब एक और खर्चा। रमा बेहोश हो गई। उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। रमा के पैर और सिर में गंभीर चोट आई थी। उनके पैर पर प्लास्टर चढ़ गया, सर पर भी 8 टाके लगे। रमा 2 घंटे तक हॉस्पिटल में रहीं। उसके बाद उन्हें घर ले आया गया। अब उनका पार्क जाना छूट गया। कृष्णकांत जी फ़ोन करते, मैसेज करते, पर वह किसी को कोई जवाब नहीं देती। वह बेटे बहू की नज़र में गिरना नहीं चाहती थी, पर वह अपने दोस्तों और पार्क को बहुत याद करती। पर बेटा बहू की नज़रें बता रही थी कि उन्हें उसमें खोट दिख रहा था। रमा चुपचाप लेटी रहती, आंसू बहाती रहती। बेटा बहू काम पर चले जाते, काम वाली खाने को रख चली जाती। उन्हें बैठने उठने में कष्ट होता, पर कोई नहीं था। बेटे बहू ने 2 दिन की छुट्टी लेना भी ज़रूरी नहीं समझा। 7 साल की पोती थी, वही उनका सहारा थी। वह उनकी मदद कर देती, पर थी तो वह बच्ची ही। ऐसे ही एक दिन वह बैठी थी, दरवाजे की घंटी बजी। पोती ने दरवाज़ा खोला तो लगा एक भूचाल अंदर आ गया हो। पार्क के सारे दोस्त उनके घर पर थे। सबके हाथों में फल फूल, मिठाइयाँ और कार्ड थे। उनको लगा कि उनका कोई अपना मिल गया हो। उनकी आंखें छलक पड़ी। रमा सबको देखकर बहुत भावुक हो गई। लगा कोई बिछड़ा हुआ मिल गया हो। वो सबका उठकर स्वागत करना चाहती थी, उनके लिए पकवान बनाना चाहती थी, पर शरीर और मन दोनों से लाचार थी। कृष्णकांत जी रमा जी के मन के भाव पड़ चुके थे। वो बोले, चलो निकालो, तो डब्बों में से जिलेबियां निकलने लगी। हंसते हंसाते 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। सबने रमा के प्लास्टर पर अपने अपने संदेश भी लिखे। रमा कृष्णकांत जी की तरफ देखकर बोली, आप सबको कैसे पता चला? कृष्णकांत जी मुस्कुरा कर बोले, जैसे आपको हमारी तबीयत का पता चल गया था। रमा जी मुस्कुरा दी। बहू के आने का वक्त हो रहा है। वह अंदर से डर रही थी कि वह क्या कहेंगी, कहीं सबके सामने ही कुछ बोल ना दे। सबकी मस्ती चल रही थी, तभी दरवाजे पर घंटी बजी। रमा अंदर तक कांप गई। सामने बेटा और बहू थे, दोनों अचरज से सबको देख रहे थे। इतने सारे लोग, पर भगवान का शुक्र था कि दोनों सबके सामने कुछ नहीं बोले। रमा ने चैन की सांस ली। सबके जाने के बाद बहू का बड़बड़ाना शुरू हो गया। घर को धर्मशाला बना रखा है, जो देखो मुंह उठाकर चला आता है। अब इतनी गंदगी हो गई, कौन करेगा इसको साफ? एक तो ऑफिस से थक कर आओ और अब ये सब नौटंकी। मेरे पीठ पीछे घर में पार्टियां होती हैं। रमा चुपचाप लेटी रही। अब उन्हें घर काटने को दौड़ने लगा। उन्हें अपने गांव का घर याद आने लगा, जहां दसियों मेहमानों को वह अकेले संभाल लेती थी। उनके घर लोगों का आना जाना लगा रहता था। वह किसी को भी बिना खिलाए पिलाए नहीं भेजती, पर आज वह तो अपने मेहमानों का सत्कार तक नहीं कर पाई। उन्हें अब यह घर अपना सा न लगता। रमा धीरे धीरे ठीक होने लगी। प्लास्टर भी कट गया। डॉक्टर ने कुछ एक्सरसाइज बताई और आराम से चलने फिरने को बोल दिया। अब वह पार्क भी जाने लगी। लगा उनकी ज़िंदगी वापस आ गई हो। उनके इलाज में 30,000 का खर्चा हुआ था तो बहू ने 10 बार सुना दिया। रमा ने बहू के हाथ पर 30,000 पकड़ा कर कहा, बेटा अपने पति से पूछना कि उसके ऊपर कितना कर्जा है मेरा, वो कब लौटा रहा है। बहू रमा का मुंह देखती रह गई। अब रमा का इस घर में रहना मुश्किल होता जा रहा था। लगता उसे कोई कैद में रखा गया है, जहां वह दूसरों के अधीन है और वो तिल तिल कर जी रही थी। बेटा सब देखता रहा और अनदेखा करता रहा। रमा भी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उन दोनों के बीच मनमुटाव हो। उसने एक दिन निर्णय ले लिया जिसे सुन बेटा बहू दोनों ही भौचक रह गए। दोनों को इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वह तो रमा को सीधी सादी गांव की महिला समझ रहे थे।
अब रमा ने दिखा दिया कि बस अब और नहीं। रमा के निर्णय से बेटा बहू दोनों के मुंह खुले रह गए। रमा ने एक कमरे का फ्लैट किराए पर ले लिया था। बेटा बोला, माँ आप अलग? रमा बोली, बेटा इसी सोसाइटी में तो हूँ, जब मन करे आ जाना, मैं कौन सा दूर हूँ। मैं आज भी अपना खर्चा उठा सकती हूँ, तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। बेटा कुछ और कहने को हुआ तो बहू ने हाथ पकड़ लिया और तंज कसते हुए बोली, हाँ भाई आज़ादी चाहिए माँ जी को। रमा मुस्कुरा दी और बोली, बेटा सही कहा तुमने, मुझे भी कुछ अधूरे सपने पूरे करने हैं। वह अपना सामान पैक करने लगी। रमा पास के ही एक कमरे के फ्लैट में शिफ्ट हो गई। कमरा, किचन, छोटा सा ड्राइंग रूम का किराया 7,000 था। रमा ने हिसाब किताब लगा लिया था, उसे 27,000 पेंशन मिलती थी, उसका खर्च आसानी से चल जाएगा। रमा ने करीने से घर को सजाया और एक सुकून भरी सांस ली। कृष्णकांत जी के दिए हुए गणेश जी से छोटा सा मंदिर भी बना लिया। यहाँ सब कुछ अपना सा लगा उसे। एक काम वाली भी लगा ली जो उसके घर की साफ सफाई कर देती, बाजार से सामान भी ला देती। रमा उससे इतना प्रेम करती कि वो एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लेती, बल्कि खाली समय में रमा के पैरों में तेल मालिश भी कर देती। रमा सोचती, यह तो गैर है, थोड़ा सा प्यार क्या दिखाया अपनी हो गई, और अपनों को सब कुछ दिया फिर भी वो अपने ना हुए। बेटा और पोती आते जाते रहते थे। पोती कई बार दादी के पास ही रुक जाती, पर बहू ने आने का कष्ट नहीं किया। पार्क के सारे दोस्त उनके घर आ जाते, वह उन्हें तरह तरह के व्यंजन बनाकर खिलाती। कृष्णकांत जी भी रोज शाम को रमा जी के साथ ही चाय पीते। रमा रात का खाना भी उनका पैक कर देती। रमा बहुत खुश थी, पैसों की तंगी तो थी नहीं, वो खुद को आज़ाद महसूस करती। उनकी दिनचर्या भी सही हो गई थी। ऐसे ही एक दिन रमा कृष्णकांत जी के साथ शाम के चाय का आनंद ले रही थी। उनका बेटा बहू पोती को लेकर आए। रमा देखकर प्रसन्न हुई। कृष्णकांत जी थोड़ी देर बाद चले गए। रमा को देख आश्चर्य हुआ कि आखिरकार आज बहू कैसे। उसने खुद ही अपने आने का मकसद बता दिया। बोली, माँ जी ये आपके और कृष्णकांत जी के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है? सारी सोसाइटी थू थू कर रही है, मेरी सारी सहेलियां मजाक बना रही हैं। माँ आप इस उम्र में रंगरेलियां? रमा टूटने वालों में से नहीं थी। बोली, बेटा लोग क्या कहते हैं फर्क नहीं पड़ता है, तुम अपना बताओ, तुम क्या सोचती हो, तुम क्या कहती हो? बहू रमा की हाजिर जवाबी से मौन हो गई। रमा आगे बोली, बेटा जवानी तो तुम बच्चों में गुजार दी, अब पल दो पल बचे हैं जिन्हें हम हंस बोलकर काट रहे हैं, उसमें भी तुम सबको परेशानी हो रही है। हम तुम दोनों की जिंदगी से दूर इसलिए गए हैं कि हम दोनों के बीच प्यार बना रहे। रही कृष्णकांत जी की बात, तो उन्होंने ही मुझे जीना सिखाया, हंसना सिखाया, वरना मैं तो दुखियारी बनी रोती ही रहती। बेटा बोला, आप नहीं जानती माँ, ये बड़े शहरों के लोग अपना बनाकर लूट लेते हैं, आप इनके चक्कर में मत पड़ो। रमा बोली, बेटा दुनिया मैंने भी देखी है, और तुम तो अपने थे, तुम लोगों ने कम लूटा क्या? अब मेरे पास बचा ही क्या है जो कोई लूटेगा। इतने में कृष्णकांत जी अंदर आ गए, जो दरवाजे की ओर से चुपचाप सारी बातें सुन रहे थे। कृष्णकांत जी के अंदर आते ही रमा के बेटा और बहू के मुंह खुले ही रह गए। वह दोनों उठकर जाने को हुए तो कृष्णकांत जी ने इशारे से बैठने के लिए कहा और बोले, तुम दोनों क्या बोल रहे थे? रंगरेलियां मना रही है तुम्हारी माँ, देखना चाहते हो? रमा ने रोकना चाहा, पर कृष्णकांत जी नहीं रुके और दोनों का हाथ पकड़ बालकनी में ले गए और बोले, देखो जो सामने पानी की टंकी दिख रही है उसके नीचे ही तुम्हारी माँ गरीब बच्चों को पढ़ा रही है। जो काम वालियाँ तुम्हारे घर काम करती हैं, जिनके बच्चे आवारा की तरह घूमते थे, सबको इकट्ठा कर अपने पैसों से उनके लिए कॉपी पेंसिल का इंतज़ाम कर रही है और हम सबसे मदद मांग रही है। उनका अधूरा सपना है कि वह एक स्कूल खोलें जहां सबको फ्री में शिक्षा मिले। हम दोनों अक्सर बैठकर उसी की भूमिका बनाते हैं। सरकार से मदद की गुहार लगाई है ताकि हमें ज़मीन मिल सके। देखो कागजात। कृष्णकांत जी आज बहुत गुस्से में थे। बोले, तुम दोनों को शर्म नहीं आती अपनी माँ के लिए ऐसे विचार रखते हुए? वह अभी भी दूसरों का भला करना चाहती हैं और तुम्हारी सोच अपनी माँ के लिए ऐसी हो सकती है। हाँ, हम दोनों साथ वक्त बिताते हैं तो इसमें गलत क्या है? क्या तुम ऑफिस में या बैंक में किसी के साथ चाय नहीं पीते, बातें नहीं करते? फिर उन पर कैसी रोक? हम तुम्हारे ऊपर तो अंकुश नहीं लगा पाए और तुम? दोनों के चेहरे लटक गए और बिना कुछ कहे चुपचाप चले गए। रमा ने कृष्णकांत जी को पहली बार इतने गुस्से में देखा था। बोली, बस भी करो अब, एक कप चाय और हो जाए।
कृष्णकांत जी मुस्कुरा दिए। आपके हाथ की एक क्या 10 चाय भी पी सकता हूँ। रमा जी आज बहुत खुश थी। उनका सपना पूरे होने के कगार पर था। सबकी मेहनत रंग लाई और स्कूल के लिए एक पुरानी हवेली मिल गई, जिसमें थोड़ा बहुत काम करवा कर स्कूल का रूप दे दिया गया। सबने हाथ खोलकर मदद की। 50 बच्चे स्कूल में आने लगे, जिनकी संख्या वक्त के साथ बढ़ती जाती। उनकी कापी किताबों का खर्चा सब मिलाकर करते। रमा को स्कूल का प्रधानाचार्य बना दिया गया, जिसको जब समय मिलता मदद करता। स्कूल के बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही थी। पैसों की कमी भी होने लगी थी, पर काम रुका नहीं। कृष्णकांत जी ने अपनी सारी जमा पूंजी दे डाली। रमा उन्हें देख रही थी। कृष्णकांत जी बोले कि मेरा तो कोई सपना बचा नहीं है, सोचा आपका सपना ही पूरा कर दूं। कोई तो अपने सपने को जी ले। यह स्कूल धीरे धीरे चर्चा का केंद्र बन गया। यहाँ के बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चों जैसे अंग्रेजी में बोलने लगे। उनके माँ बाप बहुत खुश थे। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी की शिक्षा भी मिल रही थी। एक दिन रमा जी की फोटो अखबार का हिस्सा बन गई। बहू और बेटा ने देखा तो देखते ही रह गए। रमा और उनके सभी मित्रों को इस उम्र में एक अच्छा भला करने का कार्य मिल गया था। सभी बहुत खुश थे। कई दिनों से रमा ने महसूस किया कि कृष्णकांत जी कुछ असहज महसूस कर रहे हैं। कोई बात है जो उनको खाए जा रही है। बहुत पूछने पर भी नहीं बताते, पर रमा कहाँ मानने वाली थी। उसने बात को उगलवा ही ली, जिसे सुनकर उनके होश ही उड़ गए और उन्हें अपने सपने अधूरे लगने लगे। कृष्णकांत जी ने बताया कि कल अचानक उनका बेटा आ गया है। सबने उनके कान भर दिए कि मैंने अपना सारा पैसा तुम पर लुटा दिया है। तब से जिद कर रहा है कि यहाँ का मकान बेचकर उसके साथ चलो। रमा अवाक रह गई। उसके बहू बेटे क्या कम थे, अब ये भी। रमा कृष्णकांत जी के बिना अपने आप को अधूरा पाती। वह चुपचाप घर चली गई। इस महानगर में उन्हें कृष्णकांत जी ने ही जीने की चाहत पैदा की थी। उनके सालों के सपने को पूरा करवाया था। अब अचानक चले गए तो नहीं नहीं, मैं उन्हें नहीं जाने दूंगी, पर किस हक से रोकूंगी। यह दुनिया ऐसी ही है। यहाँ रिश्तों को नाम देना ज़रूरी है। बिना नाम के रिश्ते नहीं चलते। बेनाम रिश्ते बस बदनाम हुआ करते हैं। इंसानियत, प्रेम, विश्वास, इन सब के कोई रिश्ते नहीं है दुनिया में। उधर कृष्णकांत जी का भी जाने का मन नहीं था, पर बेटा जिद पर अड़ा हुआ था। उसे डर था कि कृष्णकांत जी मकान भी कहीं किसी को ना दे दें। वह अपनी मोटी जमा पूंजी स्कूल में लगा ही चुके हैं। कृष्णकांत जी को भी रात को नींद नहीं आई। 1 हफ्ते बाद के टिकट बेटे ने करवा लिया। इसी बीच मकान भी बिकाऊ कर दिया। रमा सुबह पार्क गई, पर कृष्णकांत जी न दिखे। सोचा बेटा आया हुआ है, शायद व्यस्त होंगे। फिर वो स्कूल भी नहीं आए और अगले दिन भी नहीं दिखे। रमा से रहा नहीं गया और एक बार फिर उनके कदम कृष्णकांत जी के घर की तरफ मुड़ गए। घंटी बजाते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। कहीं उनका बेटा भी, पर मन को क्या समझाती। रमा से रहा ही नहीं गया और फिर घंटी बजा ही दी। सामने कृष्णकांत जी की तरह लंबा चौड़ा युवक था। अंदाज़ा लगाते हुए उन्हें देर नहीं लगी कि ये उनका ही बेटा होगा। रमा बोली, कृष्णकांत जी हैं? वह बोला, आप कौन? मैं रमा। ओहो, तो आप हैं रमा जी। मेरे भोले भाले पापा को बहला फुसला कर उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हैं। माफ़ करना रमा जी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उनके चेहरे पर नफरत के भाव दिखाई दे रहे थे। रमा वापस मुड़ने को हुई, तभी कृष्णकांत जी की आवाज़ से उनके कदम ठिठक गए। रमा रुको बेटा, यह क्या पागलपन है? घर आए मेहमान से ऐसे बात की जाती है? कृष्णकांत जी ने अपने बेटे को डांटा। मेहमान? अरे यह तो आपकी मुझसे भी ज़्यादा सगी हैं। उसने तंज कसा। कृष्णकांत जी से रहा नहीं गया और बोल ही पड़े, सही कहा बेटा तूने। तू तो सालों से वहाँ बैठा था, आज अचानक हमारी ज़िंदगी के निर्णय लेने चला आया। तब कहाँ था? जब मैं बुखार से तड़प रहा था, तब यह थी मेरे पास। तूने कभी सुध ली कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं? कितनी ही रातें मैंने बिना सोए काटी। आज जब मैं जिंदगी जीना सीख रहा हूँ तो तू आ गया अचानक। वाह बेटा, अपने खून का रुतबा दिखाने। सगा कोई खून के रिश्ते से नहीं होता, दिल से होता है, रिश्ते निभाने से होता है। और जो कुछ तुझे करना है कर ले, मैं नहीं जाता तेरे साथ। बेटा बड़बड़ाता हुआ निकल गया। रमा ने समझाने की कोशिश की तो कृष्णकांत जी बोले, रमा, हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। हमारे रिश्ते को दुनिया नहीं समझ पाई है। हमें इसे नाम देना ही पड़ेगा, वरना हम इस संध्या बेला में तिल तिल कर मरते रहेंगे। बोलो तुम क्या कहती हो? रमा कृष्णकांत जी का मुंह देखती रह गई। रमा कृष्णकांत जी की तरफ देखकर बोली, यह क्या बोल रहे हैं आप?
इस उम्र में क्यों दाग लगा रहे हैं? बच्चे क्या कहेंगे या दुनिया क्या कहेगी? कृष्णकांत जी, आप होश में तो हैं? कुछ ऊंच नीच का ख्याल भी है आपको? कृष्णकांत जी रमा के गुस्से को देख घबरा गए। बोले, आप मुझे गलत समझ रही हैं। हमारा रिश्ता जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। आप चाहें तो अपने घर में ही रहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर रमा जी, इस समाज का मुंह बंद करने के लिए हमें यह रिश्ता उन्हें दिखाना ही पड़ेगा, ताकि उनका ध्यान हम पर से और हमारी बातों से हट जाए। रमा जी, इस उम्र में शादी का मतलब तन से ज़्यादा मन का मिलाप होता है। जवां उम्र कट जाती है, पर इस उम्र में अकेलापन नहीं सहा जाता। बरसों से तन्हा ही जी रहा था और आगे भी जी लूँगा। पर रमा जी, अगर राह में आपको अच्छा साथी मिल जाए तो साथ चलने में कोई नुकसान तो नहीं है। माना आपको अभी हमारी बातें समझ नहीं आ रही हैं, आप घर जाकर आराम से सोचना। और हम किसकी चिंता कर रहे हैं, जो हमें अकेला छोड़ खुद आराम से जी रहे हैं। अगर वह हमारे साथ होते तो शायद हमें यह कदम उठाना ही नहीं पड़ता। रमा बिना कुछ बोले घर लौट आई। उसका मन बड़ा बेचैन हो रहा था। वह अपने पति की तस्वीर से बतियाने लगी। कृष्णकांत जी, यह क्या कह गए? नहीं नहीं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। यह मधुबाला सिर्फ दिलीप कुमार की ही है। मैं कृष्णकांत जी के प्रस्ताव को ठुकरा दूंगी। पर अगले ही पल विचार आता कि उसने दिलीप कुमार तो चले गए, उसे रोता छोड़कर। क्या उसे नई फिल्म बनाने का कोई अधिकार नहीं है? हम भगवान के द्वारा बनाए गए कलाकार ही तो हैं। वो जब चाहे जिसके साथ चाहे हमारी कहानी लिखता है। तो क्या आगे की कहानी उसने कृष्णकांत जी के साथ? बहुत सारे विचारों के साथ वह सो गई। सुबह वह पार्क भी नहीं गई। कृष्णकांत जी से बचना चाहती थी। उनके प्रश्नों के जवाब उसके पास नहीं थे। स्कूल में कृष्णकांत जी से सामना हो ही गया। रमा उनसे बचती रही और मौन रही। कृष्णकांत जी रमा की अस्वीकृति समझ गए और घर चले गए। अगले दिन कृष्णकांत जी का मैसेज आया कि उन्होंने बेटे के साथ जाने का फैसला कर लिया है। रमा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पास कोई जवाब था भी नहीं। पर वह कृष्णकांत जी के बिना भी नहीं जी पा रही थी और उनके साथ भी नहीं। कुछ तो था जो उसे निर्णय नहीं लेने दे रहा था, पर वह क्या करे? बच्चे क्या सोचेंगे? बहू पोती सबका सामना वह कैसे करेगी? नहीं नहीं, वह यह नहीं कर पाएगी। कृष्णकांत जी के जाने का दिन नज़दीक आ गया। उनका मैसेज आया, हो सके तो आज पार्क में आ जाना, शाम 7 बजे। मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। रमा के कदम पार्क की तरफ बढ़ गए। कृष्णकांत जी उसकी ही राह देख रहे थे। पार्क में सब लोग उनके आगे के जीवन के लिए बधाइयाँ दे रहे थे। फूल कार्ड सबके हाथों में थे, परंतु रमा तो खाली हाथ आई थी। आज उसके पास कृष्णकांत जी को देने के लिए कुछ भी नहीं था। शायद अपनी जिंदगी के बचे हुए साल भी नहीं थे। कृष्णकांत जी उसके पास आकर बोले, रमा जी, लगता है आप मेरी बातों से दुखी हो गई हैं। मेरा इरादा आपको खुशियाँ देने का था, दुख देने का नहीं। पता नहीं दोबारा कभी आपसे मिल पाऊँ या नहीं, पर मेरे लिए कोई पाप मत रखना। मैंने आपको सच्चे हृदय से पसंद किया है और सदा चाहा कि आपकी परेशानियों को कम कर सकूं, पर मैं ही आपके दुख का कारण बन गया। कृष्णकांत जी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। कुछ लोग कुछ समझ रहे थे तो कुछ अनजान थे। रमा कृष्णकांत जी को जाते हुए देख रही थी, पर रोक नहीं पा रही थी। एक अनजाना भय था जो उनके शब्दों को जुबान नहीं दे पा रहा था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और भरे हुए गले से बोली, अगर हो सके तो रुक जाइए मेरे लिए। कृष्णकांत जी रमा का मुंह ताकते रह गए। सब लोग प्रश्नवाचक निगाहों से रमा को देख रहे थे। कृष्णकांत जी ने सबको सारी कहानी सुना दी। सब एक ही दर्द से गुजर रहे थे। सबकी कहानी एक जैसी थी, बस फर्क इतना था कृष्णकांत जी ने कदम उठाया था और सब चुप थे। हाँ, बात अटपटी जरूर थी, सबको पच भी नहीं रही थी, पर सबके दिल जानते थे कि इसमें गलत कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। रमा जमीन में गड़ी जा रही थी। उसे सच में लगने लगा था कि वह दोनों अपराधी हैं और अपने अपराध की सजा काटने को तैयार भी थे। तभी मिसेज कुलकर्णी, जो 17 साल से अकेलेपन को सहन कर रही थी, अचानक बोली, कृष्णकांत जी, कोई समझे ना समझे, पर मैं इस दर्द को अच्छे से समझती हूँ और आपके साथ हूँ। फिर क्या था, एक एक कर सब ने अपनी स्वीकृति दे दी। रमा भी अपराध बोझ से मुक्त हो गई, पर सबसे बड़ी समस्या थी कि बच्चों को कैसे समझाया जाए। क्या वह इस बात को समझेंगे और स्वीकार करेंगे? बच्चों की शादी में माँ बाप की मंजूरी हो ना हो, पर बड़ों की शादी में बच्चों की मंजूरी बहुत मायने रखती है, क्योंकि ताउम्र माँ बाप उनके लिए ही जीते हैं और दर्द झेलते हैं। उनके खिलाफ माँ बाप चाह कर भी नहीं जा पाते।
कृष्णकांत जी ने कहा कि वह अपने बेटे को तो संभाल लेंगे, पर रमा जी कैसे अपने बेटे, बहू और पोती को यह सब बता पाएंगी। पर बताना तो होगा ही, किसी बाहर वाले से पता चले उससे बेहतर है खुद ही बात कर ली जाए। रमा अंदर ही अंदर काँप रही थी। नहीं, उससे यह नहीं हो पाएगा। बड़ी मुश्किल से तो उसने अपने दिल को समझाया है, पर बच्चों से कहना नहीं नहीं, वह कभी नहीं कह पाएंगी। कृष्णकांत जी ने उनका हाथ थाम कर कहा, रमा जी, हम जानते हैं कि हम वह कर रहे हैं जो करने की हिम्मत सब नहीं जुटा पाते, पर इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं या किसी को धोखा दे रहे हैं। यह जीवन ट्रेन में बैठे मुसाफिर की तरह है, कौन कहाँ मिलेगा कहाँ बिछड़ेगा नहीं पता। जब तक ट्रेन में है, जो मिला उससे हंस बोल लिया, और क्या। रमा खामोश थी, बस इतना ही बोली, कृष्णकांत जी आप थोड़ा समय दीजिए, मैं समय देखकर बात करती हूँ। मेरा दूसरा बेटा बहू भी है, मैं किसी से बगावत नहीं कर सकती। वैसे भी हमारे पास सांसें भी कितनी है, आज यहाँ बैठी हूँ, कल रहूँ ना रहूँ। हाँ, बस इतना ज़रूर है कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। ज़िंदगी रोने का नहीं, जीने का नाम है। रमा अपने घर चली गई और कृष्णकांत जी ने भी अपना जाना कैंसिल कर दिया। बेटे को समझा बुझा कर वापस भेज दिया, पर कब तक मौन रहा जा सकता था, रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। रमा रोज सोचती कि वह बहू और बेटे से बात करेगी, पर जबान साथ ही नहीं देती। वह अपराध बोझ से गड़ी जा रही थी। एक दिन जब वह कृष्णकांत जी के साथ चाय पी रही थी तो उसकी पोती ने आकर एक मासूम सा सवाल कृष्णकांत जी से किया, आप मेरे दादू जैसे लगते हैं, आप मेरे दादू ही क्यों नहीं बन जाते। सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। जिस बात को बड़े कहने में असहज हो रहे थे, बच्चे ने सच्चे दिल से वह बात कह दी थी। कृष्णकांत जी भी कहाँ चुप रहने वाले थे, तुरंत बोल पड़े, हाँ हाँ बिल्कुल, तू अपनी दादी से पूछ ले। और पोती दादी से जिद कर बैठी, इनको दादू बना लो, वह मुझे बहुत प्यार करते हैं, आप इनको अपने साथ ही रख लो। बेटा बहू का मुँह देखने लायक था। वह बच्ची को डांटने लगे और वह जोरों से रोने लगी। कृष्णकांत जी ने साफ शब्दों में कह दिया, अगर तुम बच्चों को आपत्ति ना हो तो मैं और रमा एक दूसरे का सहारा बनना चाहते हैं। रमा के बेटा बहू वहां से उठकर चले गए, पर उनका मौन बता रहा था कि वह इस प्रस्ताव से खुश नहीं थे। पर एक बात ठीक हुई थी कि बात उनके कान तक पहुंच चुकी थी। यह अनोखा रिश्ता अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बनता जा रहा था। हर कोई उनके बारे में बात करता, कोई दोनों की हिम्मत की तारीफ करता तो कोई कानाफूसी करता। पर एक बात तो थी, रमा की स्कूल की तरह शादी की खबर भी मीडिया तक पहुंच गई। और फिर एक दिन इस अनोखे रिश्ते की खबर सुन मीडिया वाले भी रमा के स्कूल पहुंच गए, रमा और कृष्णकांत जी का इंटरव्यू लेने। उन्हें किसने खबर दी, रमा अचरज से सोच रही थी। पीछे से उसकी बहू खड़ी मुस्कुरा रही थी। अब आएगा मज़ा, बड़ा नाम कमा रही थी। अब समाज में थू थू होगी तब पता चलेगा। पत्रकारों में से एक की आवाज़ आई, क्या यह सच है कि आप और कृष्णकांत जी शादी कर रहे हैं। तो दूसरा बोला, इस उम्र में शादी कर आप समाज को और बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या आप बच्चों को यही शिक्षा दे रहे हैं। रमा घबराने लगी, पर सवालों से भागना कायरता थी। आज वह चुप नहीं रहेंगी, उनका सपना टूट जाएगा। कृष्णकांत जी बोलने को हुए तो उन्होंने उन्हें चुप करा दिया। यह उसकी लड़ाई थी, उसे ही लड़नी होगी, उसे खुद को मजबूत बनाना ही होगा। वह लंबी सांस लेकर बोली, हाँ यह बिल्कुल सच है कि हम दोनों शादी कर रहे हैं, पर शादी करने के लिए मजबूर किसने किया। आप और आप सब ने। इस उम्र में विवाह के मायने बहुत जुदा होते हैं। अब देह से देह का मिलन नहीं करना है, बस अपना अकेलापन बांटना है। वह अकेलापन जो तुम सब ने हमें दे दिया। देह तो अब सूख चुकी है, अरमान भी कभी के दफन हो चुके हैं। अब तो बस हम सूखे पत्ते हैं, कब टहनी से अलग हो जाए नहीं पता। जब तक जुड़े हैं तब तक खाद पानी देखभाल की हमें भी ज़रूरत है, पर हमें तो वक्त से पहले ही जुदा कर दिया जाता है। अब आप ही बताओ हम कहाँ जाएं। अगर यह अकेलापन परिवार वालों से दूर हो जाता तो हम क्यों यह विचार लाते। हम तो ज़िंदगी के दिन गिन रहे हैं। जब तक बच्चे साथ में थे हमें कुछ सोचने तक का वक्त नहीं था। बच्चे अपने अपने घरों में दुबके हैं, हमारी तरफ देखा तक नहीं। हम दोनों एक दूसरे का दुख सुख बांट लेते हैं, हंस लेते हैं, एक दूसरे की मदद कर देते हैं बस। पर वाह रे समाज, उसे यह भी रास नहीं आया, हमारे ऊपर छीटाकशी होने लगी। अरे भाई, पति को गुजरे सालों गुजर गए, तब शरीर का खून गर्म नहीं हुआ तो अब क्या होगा। कृष्णकांत जी के साथ शादी करने का फैसला इसलिए लिया था कि आप सबको मुहर दिखा जाए और हमारा हंसना बोलना आपको ना आखरे।
रमा की आंखों के कोर भीग रहे थे। कृष्णकांत जी ने रमा का हाथ पकड़ लिया था और बोले, जब बच्चे हाथ छोड़ दें तो हम क्या करें? मजबूर हो, हमें एक दूसरे का हाथ थामना पड़ा। और किसी का कोई सवाल है तो बोलो। तभी भीड़ में से तालियों की आवाज़ आई। ये और कोई नहीं, रमा जी की पोती थी। बोली, आप सच में मेरे दादू हो। दादू, आई लव यू। और अचानक तालियों से पूरा स्कूल गूंज उठा। तभी भीड़ में से एक और आवाज़ आई, मुझे गर्व है मम्मी तुम पर। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा उनके छोटे बेटे और बहू थे। रमा जी उन्हें देखकर सोच में पड़ गई कि इन्हें कैसे पता चला और यह यहाँ कैसे आए। उसने बताया कि भैया ने मुझे यह खबर दी थी। सुनकर मुझे भी बहुत धक्का लगा था, लेकिन तुम्हारी बहू ने मुझे समझाया कि माता पिता अपनी पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए लगा देते हैं, तो क्या बुढ़ापे में उनको अपनी ज़िंदगी जीने का हक नहीं है? अगर हम लोग उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं तो हमें उनके फैसलों पर भी उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। बुढ़ापे में जीवन साथी के साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर वह किसी के साथ अपना बुढ़ापा बांटना चाहती हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मम्मी, मुझे तुम पर गर्व है और तुम्हारा बेटा हर कदम पर तुम्हारे साथ है। यह सुनकर बड़े बेटे बहू की आंखें शर्म से झुक गईं। आसपास रहने वालों के लिए यह रिश्ता मिसाल बन गया। सब उनके साहस की सराहना करते रहे। आपको रमा और कृष्णकांत जी का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।